आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टिंग की एक ऐसी कैटेगरी के बारे में जिसके जरिए इंसान सबसे जल्दी करोड़पति बन सकता है, सबसे जल्दी अमीर बन सकता है और सबसे ज़्यादा गरीब भी बन सकता है, सबसे जल्दी रोडपति भी बन सकता है करोड़पति से। यानी कि जितनी जल्दी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है उतनी जल्दी नीचे आने की भी प्रोबेबिलिटी है। इस तरह की इन्वेस्टिंग में इस स्टॉक को कहते हैं पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक मतलब 2 कौड़ी का स्टॉक जिसकी कोई औकात ना हो, लेकिन वो ना औकात 2 कौड़ी का औकात वाला कभी कभी बहुत बड़ा औकात वाला बन जाता है। जैसे राकेश झुनझुनवाला की केस स्टडी बड़ी फेमस है भैया कि 3 रुपए का एक पेनी स्टॉक उन्होंने लिया था और आज के समय वही पेनी स्टॉक 3000 रुपए का हो चुका है। राकेश झुनझुनवाला कहते भी हैं कि कहते थे, अब तो वो नहीं रहे, कि उनका अमीर बनाने में सबसे बड़ा हाथ इसी स्टॉक का रहा है। 3 रुपए का पेनी स्टॉक 3000 का होने का मतलब समझ रहे हो, 1000 गुना बढ़ गया। और ये लिया था कब? 2002-3 के आसपास। तो 20 साल में 1000 गुना होना, बाप रे बाप, बहुत बड़ा। लेकिन चक्कर ये है कि पेनी स्टॉक की कहानी कुछ ऐसी है कि भैया 10 में से 9 पेनी स्टॉक इंसान को डुबा देते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, लुट जाएंगे। लेकिन कोई 1% पेनी स्टॉक ऐसा भी होता है जो कि अच्छा निकल जाता है, तो आपको भैया मालामाल भी कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि उस 1% पेनी स्टॉक को ढूंढे कैसे, समझे कैसे। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि उस 1% पेनी स्टॉक को ढूंढने के लिए क्या किया जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है। क्योंकि अगर वो हमने ढूंढ लिया फिर तो लॉटरी हाथ लगने जैसी चीज है। तो क्या इतना आसान हो? क्या नहीं, इतना आसान भी नहीं है भैया, इतना आसान भी नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सावधानी बरत करके कुछ चीजें हम देख सुन करके समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज मैं एग्जाम्पल के साथ स्क्रीन शेयर करके आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे एक सही पेनी स्टॉक चुना जा सकता है। ठीक है, देखो, वैसे तो ये जो लार्ज कैपिटल कंपनीज होती है ना, लार्ज कैप कंपनी समझ रहे हो ना, स्टॉक मार्केट में जनरली 3 टाइप की कंपनीज होती हैं। लार्ज कैप, लार्ज कैपिटल मतलब जिनका नेटवर्थ बहुत ज़्यादा होता है, HDFC, रिलायंस, ब्रिटानिया, ये सब। दूसरा होता है मिड कैप जो उससे थोड़े छोटे होते हैं। तीसरा होता है स्मॉल कैप जो सबसे छोटे होते हैं। और चौथी एक और कैटेगरी होती है पेनी, 2 कौड़ी की, जिनके स्टॉक की कीमत 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के आसपास हुआ करती है। ठीक है, अब बात यह है कि जो बड़े स्टॉक हैं लार्ज कैप वाले, उनको डबल होने में बहुत वक्त लगेगा। जैसे मान लो मैं MRF के शेयर का एग्जांपल लूं, तो MRF के शेयर की कीमत आज के समय में 1 लाख रुपए है। एक शेयर की कीमत 1 लाख रुपए है आज के समय में। लेकिन क्या हमेशा 1 लाख रुपए? नहीं, कभी 50 रहा होगा, कभी 60 रहा होगा। तो मैं देखूं, मुझे जहां तक याद है कि ये 2016 के आसपास या 48,000, 49,000, 50,000 के आसपास था ये 2016 में। तो 2016 से आज 2023 मतलब लगभग 7 साल के आसपास लग गए डबल होने में। तो बड़े स्टॉक अगर अच्छे परफॉर्मिंग हैं तो इतने समय में इतना समय डबल हो रहा है, वो भी हमारा जैसा शेयर जो कि बहुत अच्छा शेयर है, तब जाके इतने में हो पाया। जनरली तो 7 साल या 15 साल में भी डबल नहीं होते बहुत सारे स्टॉक, लेकिन अगर बहुत अच्छे हैं तो 4-5 साल में डबल होते हैं। ठीक है, जैसे टाइटन का भी अगर आप देखोगे तो टाइटन भी एक ऐसा शेयर है जो कि 4 साल 5 साल में लगभग डबल हो जाता है, जो पास्ट हिस्ट्री है ऐसी। और इसी टाइटन के शेयर ने झुनझुनवाला को अमीर बनाया। अमीर तो खैर वो पहले से थे, लेकिन वर्थ उनकी बहुत ज़्यादा बना दी। लेकिन ये जो छोटे पेनी वाले स्टॉक है ना, अगर 1 रुपए का प्राइस है इनका, तो 1 रुपए का 2 रुपए तुरंत हो जाता है। तुरंत कहने का मतलब कुछ हफ्तों या कुछ महीने में हो जाता है। तो सोच के देखो, अगर 1 लाख रुपए आपने अगर पेनी स्टॉक में डाला है और वो अच्छा पेनी स्टॉक है, 1 का 2 होने वाला है, तो 1 लाख रुपए का 2 लाख रुपए को कुछ महीनों में हो गया। तो 1 का 2 बनाने वाला दुनिया में से कौन सा इन्वेस्टमेंट है? शायद कहीं भी नहीं होगा पेनी स्टॉक के अलावा, नहीं। लेकिन 1 का 0 बनाने वाला कितना इन्वेस्टमेंट है? 1 का 0 समझ लो ना, बर्बाद, वो भी पेनी में होता है। बार बार कह रहा हूं भैया, 10 में से 9 ऐसे ही पेनी स्टॉक होते हैं जो आपका 1 का 0 कर देंगे, 1 का 2 नहीं करेंगे। अच्छा, खेल ऐसे भी होता है कि कई बार पेनी स्टॉक आपको 1 का 2 कर देंगे, 2 का 3 कर देंगे, 3 के बाद वो गिरने 0 हो जाएगा। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 भी कई बार होगा और 6 भी कई बार होगा। उसके बाद 6 के बाद कहानी 0 की तरफ आने लग जाती है। तो ऐसा भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादातर लोग अट्रैक्ट होते हैं पेनी स्टॉक की तरफ कि छोटा है, ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत है नहीं। अगर 3 रुपए का शेयर है भैया, तो अगर 10,000 रुपये भी डाल दिया तो 10,000 रुपये में बहुत शेयर आएगा। उधर आप
टाइटन का शेयर लेने जाओ तो अभी 3,000 रुपये की कीमत है। HDFC का शेयर लेने जाओ तो लगभग 1,600 रुपये की कीमत है। इन्फोसिस का शेयर लेने जाओ तो लगभग 1,400 रुपये चल रहा है अभी। आप रिलायंस का शेयर लेने जाओ तो 2,500 के आसपास है। एवेन्यू सुपर मार्ट वो लेने जाओ तो वो भी लगभग 3,000 रुपये के आसपास है। तो ऐसा चलता है बड़े शेयर में, लेकिन पेनी में ले लिया तो 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये के आसपास चलता है। ठीक है, अब कुछ ऐसी बातें भी समझ लीजिए पेनी के बारे में, तभी हम बताएंगे कि चूज कैसे करना है। कि जनरली ये जो पेनी स्टॉक की कंपनियां होती है ना, इनकी डिटेल जानकारी बहुत कम अवेलेबल होती है। ये बड़ी कंपनियों का तो सब कुछ एक एक चीज़ें पता चले, एमडी ने छींक दिए तो न्यूज़ में आ जाएगा, लेकिन पेनी स्टॉक की कंपनी वाले ने छींक दिया तो क्या उसको दस्त भी लग गया तो न्यूज़ में क्या आस पड़ोस वाले भी नहीं जानेंगे। तो पेनी स्टॉक की कंपनियों का न्यूज़ बहुत कम होता है, तो डिटेल जानकारी की अवेलेबिलिटी थोड़ी कम होती है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको समझना, इसको जानना। खैर आज हम बात करेंगे। और पेनी स्टॉक में मैं कहूँगा अगर इन्वेस्ट करने का प्लान बनता भी है तो सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करना जितना आपको खोने का गम ना हो, क्योंकि मैंने आपको कहा कि 10 में से 9 केस में खो देते हैं लोग, बर्बाद हो जाते हैं। तो अगर प्लान बनता है तो उतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए जितना आपको खोने का गम ना हो। ऐसा नहीं कि भैया लोन लान लेकर के अपना मोटा प्रॉपर्टी पेनी में ही डाल दिया, आज 2 रुपये का स्टॉक है, कभी तो 100 रुपये का होगा, अरे झुनझुन वाला का 3 रुपये का शेयर 3,000 का हो गया, हमारा भी हो जाएगा, ऐसे कैसे नहीं होगा। नहीं होगा भैया, नहीं होगा। अच्छा, झुनझुन वाला जो पेनी स्टॉक में लोग लड़ते हैं, अरे झुनझुन वाला ने जिस पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया था ना, वो टाइटन था। और टाइटन कौन से ग्रुप की कंपनी है मालूम है ना? टाटा ग्रुप की कंपनी है वो। ऐसी वाली झुल्लू बुल्लू में नहीं इन्वेस्ट कर दिया उसने। तो ये समझने की जरूरत है कि हर पेनी स्टॉक टाइटन नहीं होता। 10 में से 9 पेनी स्टॉक सर कभी ग्रो ही नहीं होते, वो बर्बाद ही हो जाते हैं, खत्म ही हो जाते हैं। और एक बात और मुझे समझ में आती है कि जितने शेयर मार्केट में कंपनी लिस्ट होती है उसमें से ज़्यादातर कंपनी तो शुरुआत में पेनी स्टॉक ही होती है। अब जैसे LIC जैसे कंपनी की बात छोड़ दो। LIC तो जब अभी कुछ महीनों पहले जब आया स्टॉक मार्केट में तो तकरीबन 800 रुपये के आसपास का इनिशियल प्राइस था। तो 800 रुपये तो पेनी नहीं हुआ ना, एक शेयर की कीमत 800। वो इसलिए क्योंकि LIC पहले से ही बहुत बड़ी कंपनी है। लेकिन हर कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है वो पहले से बहुत बड़ी नहीं होती है। तो शुरुआत में कंपनी छोटी होती है, तो पेनी स्टॉक छोटी कीमत के शेयर आते हैं उनके शुरुआत में, बाद में वो धीरे धीरे करके अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। और उसी टाइम पे किसी ने एंटर कर लिया जब वो छोटा था तो फिर उसके बल्ले बल्ले निकल आते हैं। ठीक है, और रही बात रिस्क की, तो ज़रूरी नहीं है कि पेनी स्टॉक ही रिस्की होता है सर, बड़े स्टॉक भी रिस्की होते हैं। यस बैंक को दुनिया जानती है। यस बैंक कभी 400 रुपये का हुआ करता था, आज के समय में 15 रुपये, 16 रुपये, 17 रुपये, 20 रुपये, 21 रुपये के आसपास घूमता रहता है। आज पेनी स्टॉक की कैटेगरी में यस बैंक आ चुका है, कभी 400 रुपये का हुआ करता था। लेकिन फिर भी आज यस बैंक पर पेनी स्टॉक होने के बावजूद लोग भरोसा क्यों कर लेते हैं कि SBI का एक बड़ा शेयर उसमें इन्वेस्टेड है। अब SBI जैसा ब्रांड, अगर एक बड़ा स्टेक, बड़ा इन्वेस्टमेंट उनका है तो एक बड़ी बात है। और भी कई सारे फैक्टर हैं जो कि यस बैंक को अच्छा साबित करती है, तो फ्यूचर प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि शायद यस बैंक वापस से बाउंस बैक करे, वापस से अच्छा हो जाए। हो सकता है, मेरी बात पे ऐसा एकदम ट्रस्ट मत कर लेना कि यस बैंक तो अच्छा हो जाएगा, इन्वेस्ट कर देते हैं, बिल्कुल नहीं। जो नॉर्मली लोग ऐसा समझते हैं, ऐसा जो डेटा कहता है। तो बात तो ये है कि भैया रिस्क तो दोनों में है, बड़ी कंपनियों में भी रिस्क है, छोटी कंपनियों में भी रिस्क है। हाँ, ये है कि बड़ी कंपनियां 10 में से 9 नहीं डूबती हैं। 10 में से 9 का हाल यस बैंक जैसा नहीं होता है, कोई एक कंपनी 10 में से हो, यानी कि 1% होता है। लेकिन पेनी का तो हाल ये होता है कि 10 में से 9 डूबती ही हैं, कोई 1% ही आगे अच्छा परफॉर्म कर जाती हैं। अब हम मुद्दे पर आते हैं कि हाउ टू चूज पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक चूज कैसे करें भैया, सही पेनी स्टॉक। देखो, 3 चीजें समझने की जरूरत है आपको किसी भी कंपनी को चूज करने से पहले तो देखो एक चीज समझो, जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हो, जब किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो ना, आप सिर्फ शेयर नहीं खरीद रहे हो, उस कंपनी के बिजनेस में आप पैसा लगा रहे हो, उस कंपनी में आप हिस्सेदारी खरीद रहे हो। तो जब किसी कंपनी में बिजनेस में आप पैसा लगा रहे हो, जब किसी कंपनी की हिस्सेदारी पैसे देके आप खरीद रहे हो, तो आप बिना कंपनी के फंडामेंटल्स कहने का मतलब बिना कंपनी का बिजनेस, प्रॉफिट, सेल्स, ये सब समझे बिना तो इन्वेस्ट नहीं करोगे ना। और अगर कर देते हो तो फिर तो गधे हो फिर अगर लॉस होता है तो कोई बुरी बात नहीं है, ऐसे लोगों का तो लॉस तो होना ही बनता है।
नहीं, तो 3 चीज़ें मेजरली इंपॉर्टेंट होती हैं मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से कुछ और हो सकता है और बहुत सारे लोगों के हिसाब से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे हिसाब से 3 चीज़ें, एक तो रेवेन्यू इंपॉर्टेंट है सर। कंपनी ओवरऑल कितना रेवेन्यू साल ब साल कर रही है, कितना बड़ा रेवेन्यू है, क्योंकि रेवेन्यू ही ये डिसाइड करता है कि कंपनी कितनी बड़ी है। हाँ, दूसरा चीज़ है प्रॉफिट, महीने दर महीने, साल दर साल प्रॉफिट कितना कर पा रही है। अब देखो, ये नहीं कहा जा सकता है कि हर साल या हर महीने या हर क्वार्टर प्रॉफिट ही होना चाहिए। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई भी कंपनी होगी कि हमेशा प्रॉफिट 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 ही करते रहते होगे। ऐसा नहीं होता होगा। अप डाउन अप डाउन अप डाउन हर किसी की कंपनी में चलता है। लेकिन ये है कि एक लंबे समय में थोड़े थोड़े इंटरवल पे उसका प्रॉफिट रेशियो बढ़ता रहना चाहिए, ताकि कंपनी का ग्राफ यूं 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 तो चले लेकिन थोड़ा फिर यूं जाए, यूं 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 तो चले फिर थोड़ा यूं जाए। इस तरीके का ग्राफ होना चाहिए। तो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए यूं 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 चले फिर यूं, यूं 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 चले फिर यूं, यूं यूं चले फिर यूं, और पता नहीं कितने सालों से यूं 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 चले जा रहा है, 10-15 सालों से। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है न्यू एक्विजिशन। न्यू एक्विजिशन का मतलब जिस कंपनी में हम पैसा लगाने वाले हैं उस कंपनी ने किसी बड़ी कंपनियों के साथ कुछ मर्जर हुआ हो, कुछ बड़ी कंपनी को का स्टेक खरीदा हो, या कुछ बड़ी कंपनियों का काम अपने हाथ में लिया हो, ये, या फिर इस कंपनी में जिसमें हम इन्वेस्ट कर जा रहे हैं, इस कंपनी में किसी बड़ी कंपनी ने इन्वेस्ट किया हो, तब हम समझ सकते हैं कि हाँ भैया इस कंपनी में कुछ अच्छा हुआ है, तभी तो इतनी बड़ी कंपनी इसमें आई है। तो ये 3 पैरामीटर्स मेजरली हमारे को देखने चाहिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। ये पेनी हो या बड़ा हो, दोनों में आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं जरा स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से हमें पेनी स्टॉक को एनालाइज करना चाहिए। ओके, सो मेरी स्क्रीन आपके सामने दिख रही है अब। सो स्क्रीन पर मैंने खोला है screener.in। ये यहाँ पर आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को एनालाइज कर सकते हो, सब कुछ देख सकते हो उसका। तो यहाँ पर मैंने सर्च किया था बेस्ट पेनी स्टॉक, तो पेनी स्टॉक की एक लंबी सी लिस्ट इसने मुझे दे दी। ये सब कंपनियों के नाम है, यूनिटेक, ये वो फलाना ठिकाना। अच्छा, यहाँ पर हम किसी कंपनी का नाम ले रहे हैं ना पेनी स्टॉक का, या किसी पेनी स्टॉक को हम खोल करके देख रहे हैं, तो ऐसा मत समझिएगा बिल्कुल भी कि हम उसकी रिकमेंडेशन कर रहे हैं या मेरी सलाह है उसको लेने की, बिल्कुल भी नहीं। हम एक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमारे को चूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब हैं और इन सब का डेटा यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। अब एक पेनी स्टॉक मैं सर्च कर लेता हूँ, जिस अभी 2 दिन पहले ही मेरी इसके बारे में किसी से बात हो रही थी, किसी ने पूछा, तो मैंने सोचा जरा यार इसका सर्च करें। तो आज दिन में ही मैं इसका जरा डिटेल देख रहा था। तो अब मैं किस तरीके से देख रहा था, क्या देख रहा था, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ऐसा मत समझिएगा कि ये अच्छा शेयर है या बुरा शेयर है, ऐसा मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं जस्ट इसके बारे में क्या एनालाइज कर रहा था वो चीज़ आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब जैसे इस कंपनी का नाम है विकास इकोटेक। ठीक है, विकास इकोटेक लिमिटेड। सबसे पहली चीज़ तो मैंने क्या देखा इसमें, सबसे पहले देखा मार्केट कैप क्या है भैया, 308 करोड़ का है। तो 308 करोड़ मतलब कम है, छोटा है। आप कहोगे 308 करोड़ छोटा है, कम है? अरे शेयर मार्केट के लिए तो कम ही है। अब देखो मैंने बगल में इधर टाइटन का भी खोल रखा है। तो ये टाइटन का क्या है भैया, ये टाइटन का मैंने खोल रखा है 2,65,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। अच्छा, मार्केट कैप समझते हो? नहीं समझते तो बता देता हूं। मार्केट कैप का मतलब होता है उस कंपनी की टोटल नेट वर्थ कितनी है, नेट वैल्यू कितनी है। मतलब वो कंपनी अगर बिकेगी, वो कंपनी को कोई खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा। मतलब वो कंपनी का जो टोटल शेयर है, उस टोटल शेयर की वैल्यू को मिला दिया जाए तो इतना नंबर आएगा। जैसे टाइटन कंपनी का यहाँ पे लिख रखा है 2,65,000 करोड़, तो टोटल शेयर की वैल्यू, टोटल शेयर का प्राइस अगर देखा जाए तो मिला करके 2,65,000 पहुंचेगा। तो ये हुआ नेटवर्थ। ठीक है, तो हमने बात करा विकास इकोटेक के, तो 308 करोड़ है। 308 करोड़ अब उस हिसाब से बहुत छोटा है भैया। आपके जेब में नहीं है 308 करोड़ तो इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा है। हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा है, कम नहीं होता भैया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ये देखी। दूसरी चीज़ मैंने एक और चीज़ देखी, ROCE। ROC का मतलब सब कुछ मिला जुला के रिटर्न प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। तो ये 6.8% की प्रॉफिटेबिलिटी है, तो ये मेरे को ठीक लगा। अच्छा देखो, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव मैंने क्या क्या देखा वो आपको शेयर कर रहा हूँ। बार बार बोल रहा हूँ, मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, मेरे कहने पे ना खरीदना ना, ये जस्ट मैंने जो एनालाइज करा, कैसे एनालाइज करा, अच्छा बुरा, वो चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है,
तो हम थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं। अच्छा देखो, ये जो चार्ट है ये 1 साल का है, तो 1 साल में बड़ा अप डाउन है भैया। 1 साल में दर 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 ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो मैं देख रहा हूँ 1 साल पहले यहाँ पे था, आज यहाँ है। कितने के प्राइस है देखिए जरा। 1 साल पहले 370 का दिखा रहा है, 21 जुलाई 2022। आज के टाइम पे 325 के आसपास है। मतलब 1 साल का देखा जाए तो 1 साल में प्रॉफिटेबिलिटी अभी तक निकली ही नहीं। लेकिन हम अगर इस पॉइंट से उठा करके 370 से इस पॉइंट पर देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी है 1 साल में। सॉरी, यहाँ क्या था, 12 जुलाई 2022 में 375 और 20 अक्टूबर 2022 में, मतलब 3-4 महीनों में थोड़ा प्रॉफिट दिया था इसने। उसके बाद फिर घटा फिर घटा फिर घटा फिर घटा फिर घटा, बड़ा घटा बड़ा घटा बड़ा घटा। अच्छा, मैक्स कर लें, अगर मैक्स ये अगर हम चुन लें तो मैक्स में भैया ध्यान दीजिएगा, 2011 के आसपास इसका प्राइस आ रहा है 1 रुपये 1.5 रुपये के आसपास। और ये जो हाई पॉइंट है, सबसे हाई पॉइंट 24 रुपये तक गया है ये शेयर। देखो मैं एनालाइज कैसे कर रहा हूँ, ये देख रहा हूँ मैं, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं, बार बार बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। 24 रुपये तक गया है। अब 24 रुपये से गिर करके भैया ये तो एकदम बर्बाद ही हो गया, 0.70 तक बैठा है, गिरा है। अच्छा, कब गया है ये? 2020 के आसपास गया है। ये 2020 वो पीरियड है जो स्टॉक मार्केट के लगभग हर शेयर इस टाइम पे गिरे थे, क्योंकि वो कोविड वाला पीरियड था। लेकिन उसके बाद मैं क्या देख रहा हूँ, स्ट्रगल कर रही है कंपनी, थोड़ी बढ़ी, 6 रुपये तक गई, फिर नीचे आई, फिर बढ़ी, फिर नीचे, फिर नीचे। तो मैं क्या देख रहा हूँ, स्ट्रगल फेज अभी चल रहा है कंपनी का। ऐसा नहीं है कि 24 वाले को उसके आधा भी दोबारा ये कंपनी पहुंच पाई है, स्ट्रगलिंग फेज में है। तो एक चीज मैंने ये देखा, कंपनी इज स्ट्रगलिंग, बहुत बेहतर कर रही है ऐसा नहीं है, बहुत बर्बाद हो गई है ऐसा भी नहीं है, स्ट्रगलिंग है, झूल रही है, संघर्ष चल रहा है अभी कंपनी का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, यहां पे कुछ चीजें साफ साफ कही हुई हैं, प्रॉस और कॉन्स, मतलब अच्छी बात और बुरी बात। अच्छी बात क्या है, कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, मतलब अपना कर्जा कम कर रही है कंपनी, कम कर दिया है कंपनी ने, चलो ये अच्छी बात है। और अच्छा क्या है, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, गुड क्वार्टर, अच्छा क्वार्टर में परफॉर्म करने वाली है, एक्सपेक्टेड, ऐसा एक्सपेक्टेड है, अब करेगी नहीं करेगी भगवान जाने। डिबेटर से इंप्रूव्ड, 191 से 128 आ गया, मतलब जो कर्जा वाले थे, कर्जा मांगने वाले थे, वो 191 से 128 आ गए, तो ये अच्छी बात है। कॉन्स, बुरी चीज क्या है, द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, मतलब एक प्रॉफिट ये रिपीट कर रही है, और इट्स नॉट पेइंग डिविडेंड, ये बुरा बात है, डिविडेंड लोगों को नहीं दे रही है ये। और पेनी स्टॉक वैसे डिविडेंड देते भी नहीं है, मैंने शायद किसी पेनी स्टॉक को देखा नहीं है कोई डिविडेंड देते हैं, डिविडेंड बड़ी कंपनी ही देती है, तो खैर चलो ये भी नहीं दे रही। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इनका कम है। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, प्रोमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड। यहां पे थोड़ा एंटीना खड़ा करने की जरूरत है। कोई कंपनी आप चूज कर रहे हो और उसका प्रमोटर होल्डिंग अगर कम बन रहा है, क्या होता है प्रमोटर होल्डिंग, जरा ध्यान से समझिए, किसी भी कंपनी को चूज करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर किसको कहते हैं, कंपनी के जो मालिक लोग होते हैं उनको प्रमोटर कहते हैं। कंपनी का प्रचार करने वाले प्रमोटर, हिंदी में नहीं होता है प्रचार करने वाले, तो वो ना समझना भैया कंपनी का प्रचारक है, ये है ब्रांड एम्बेसडर है, वो नहीं है। कंपनी के मालिक को ही स्टॉक मार्केट में प्रमोटर कहा जाता है। तो कंपनी के मालिक के पास लगभग, बड़ी कंपनी आप देखोगे ना तो 50% से ऊपर का शेयर उनके खुद के पास होता है। अब जैसे मैं टाइटन का ही आपको दिखा देता हूं, टाइटन हमने खोल रखा था ना, कहाँ गया, ये रही टाइटन। तो टाइटन का आप जैसे देखोगे यहां पर, कहाँ गया, अच्छा नीचे आएगा, नीचे दिखेगा आपको स्टेक में, स्टेक ऐसा, उसमें भी दिखाऊंगा आपको। हाँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, शेयर होल्डिंग पैटर्न में 52% तो इनका प्रमोटर का खुद का है, ये देख रहे हो, ये प्रमोटर का खुद का है। अभी दिखाऊंगा, अभी ये वाला भी हम उसमें भी करेंगे। तो क्या होता है कि जनरली कंपनी के 50% से ऊपर का स्टेक खुद का होता है, यानी कि कंपनी को भरोसा है तभी तो 50% खुद का रखा हुआ, अदरवाइज बेच ना दे। अच्छा, जब 50% से कम घट रहा है, मतलब यहां पे क्या है, इन्होंने 1.5% घटाया है, और अभी प्रमोटर होल्डिंग है कितना, 7.85, मतलब 7.5% के आसपास। तो 7.5% प्रमोटर होल्डिंग होना तो बहुत कम है। प्रमोटर होल्डिंग कब घटता है, प्रमोटर होल्डिंग मतलब प्रमोटर के पास अपनी ही कंपनी का शेयर कब घटता है, जब उसके पास पैसा नहीं होता है, कंपनी में गड़बड़ हाल चल रहा है, तो भैया क्या करें,
हम क्या, हमारे घर में जब बुरी स्थिति क्या होती है, हम घर का सामान वामान बेचने लग जाते हैं ना, लैपटॉप बेच दिए, मोबाइल बेच दिए, पलंग बेच दिए, अलमीरा बेच दिए, फ्रिज बेच दिए, दिवालिया होने वाले हैं, हालत खराब है, पैसा नहीं है, तभी तो बिकने लग जाता है ना। इसी तरीके से किसी कंपनी का प्रमोटर अपने शेयर तब बेचती है जब उसका हालत खराब होने लग जाता है। लेकिन दूसरा भी पहलू निकल के आता है कि कंपनी अपना शेयर तब भी बेचती है जब उसको मार्केट से पैसे की ज़रूरत है, कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कुछ कंपनी में नया बेहतर करने के लिए, बिजनेस को बड़ा करने के लिए पैसे चाहिए, तो कंपनी अपना वाला स्टेक भी उसको बेच देती है, मार्केट को दे देती है। दोनों ही पहलू होते हैं। इनका क्या पहलू है हमें नहीं पता, ठीक है। तो टैक्स रेट सिम्स लो, टैक्स रेट कम है भैया, ये भी गड़बड़ है। और कंपनी हैज़ लो रिटर्न इक्विटी, 3 साल से अगर देखा जाए तो माइनस 0.65 का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को इन्होंने दिया है, -0.65, ये भी एक गड़बड़ बात है। लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी मुझे दिखी। अच्छी मुझे क्या दिखी उस पर भी आते हैं। थोड़ा ये वाला पार्ट देखो भैया, पीयर कंपैरिजन, मतलब इनसे लगभग मिलते जुलते टर्नओवर, मिलते जुलते में ये सब कंपनियां हैं, है ना। अब जैसे ये विकास इकोटेक ये वाला है, तो इसका आरओसी क्या होता है, मोटा मोटी ये समझो कि प्रॉफिटेबिलिटी इनका क्या निकला, 6.8%, 6% के आसपास ये प्रॉफिट में है। और ये मोल्ड टेक ये क्या है, 19, ये 13%, ये 4% प्रॉफिटेबिलिटी में है। तो इनसे मिलती जुलती कंपनियां ये हैं। और हम नीचे आ जाते हैं जरा, क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखा जाए तो क्वार्टरली रिजल्ट में फिर से मेंशन कर रहा हूँ, ये मेरे रिकमेंडेशन नहीं है, मेरे कहीं ने पैसा मत लगाना, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैंने एनालाइज करने के लिए क्या क्या देखा। तो आप भी किसी स्टॉक को पकड़ो तो यही देखना, बार बार बोल रहा हूँ, भूल ना जाना भैया, ठीक है। अब देखो क्वार्टरली रिजल्ट में हमने क्या देखा, सेल्स में हमने देखा कि ये मार्च 2023 का सेल्स इनका गया है 68 करोड़ में ये फिगर है, यहाँ पे लिख रहा है 68 करोड़ गया है मार्च में। अच्छा, दिसंबर 2022 में था 111 करोड़, मतलब सेल्स घटा है। अच्छा, क्या घटना ये बर्बादी की निशानी है? नहीं, जैसा हमने कहा कि जिंदगी हो या शेयर मार्केट ऐसे से चलता है, लेकिन एट द एंड ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो हम उसके पहले भी देख लेते हैं। उसके पहले सितंबर 2022 में ही 134 करोड़ था, मतलब 134 से घट के 111 गया, 111 से घट के 68 गया। लेकिन सितंबर 2022 से पहले हम जून 2022 अगर देखें तो 88 करोड़ ही था। तो जून 2022 से सितंबर 2022 में बढ़ा, ठीक है। उससे नीचे 83 था, तो मतलब फिर यहां पर भी बढ़ा। तो मैं देख रहा हूं कि अप डाउन चल रहा है, तो इसको मैंने ठीक ले लिया, ठीक है। एक्सपेंस, खर्चा क्या है भैया, खर्चा 63 करोड़ और 105 करोड़, 127, मतलब 127 से घट, पहले 84 था, 84 से 127 बढ़ गया खर्चा। अच्छा, खर्चा कम होना चाहिए, आदमी का भी और कंपनी का भी है, तभी तो अच्छी बात है ना, ज़्यादा पैसा बचेगा। तो 84 करोड़ था खर्चा, उससे 127 करोड़ बढ़ गया। लेकिन फिर मैंने देखा कि 105 करोड़ घटा, फिर 63 करोड़ घटा, तो ये एक अच्छी बात मिल गई, अच्छी बुरी बात, ठीक है। नीचे उतर करके मैं देख रहा हूँ जरा नेट प्रॉफिट की मैं बात करूँ तो 1.79%, लगभग 2% के आसपास इन्होंने प्रॉफिट किया मार्च 2023 में। दिसंबर 2022 में मैंने देखा कि 2.74% था, मतलब परसेंटेज प्रॉफिट घटा है। और उसके पहले भी मैंने देखा सितंबर 2022 में 3.54 था, तो 3.54 से 2.754 घट गया, 2.54 से 1.79 और घट गया। लेकिन उसके पहले भी मैंने देखा कि 1.46 ही था, तो यहां से तो बढ़ी थी कंपनी, ठीक है। तो मैं फिर न्यूट्रल हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो। प्रॉफिट लॉस अब यहां पे सालाना है, पहले तो महीने का था, 3-4 महीने गैप पे दिख रहा था, अब सालाना है। मार्च 2023, मार्च 2022, मार्च 2021, मार्च 2020, सालाना प्रॉफिट। तो सेल्स का अगर देखा गया, मार्च 2020 में 192 करोड़, 2021 में 116, मतलब घट गया। मार्च 2022 में 250, मतलब बढ़ गया। मार्च 2023 में 403, मतलब और बढ़ गया। तो सेल्स बढ़ रहा है हर साल, बढ़ क्या रहा है, मतलब बड़ा घटा एट द एंड अभी करंट में हमने देखा तो बढ़ा। एक्सपेंस जब हम देख रहे हैं तो भैया मार्च 2020 में 180 और उसके बाद 112 एक्सपेंस घटा, तो अच्छी बात है। फिर मार्च 2022 में हम देख रहे हैं एक्सपेंस बढ़ गया, फिर मार्च 2023 में एक्सपेंस और बढ़ गया। ये बहुत गलत बात है, खर्चा बढ़ाए जा रहे हो, कहाँ ऐसी चल रही है भाई, अब पता नहीं ऐसी चल रही क्या काम चल रहा है, लेकिन एक्सपेंस बढ़ा है। हमने देखा सेल्स बढ़ा है, साथ में एक्सपेंस भी बढ़ा है। फिर हमने देखा नेट प्रॉफिट क्या भैया, तो नेट प्रॉफिट 2020 में 1%, फिर -14,
ये गड़बड़ बात है। फिर 1% पे आया, ठीक है, फिर 10%, 1 से 10, तो ये मुझे अच्छी बात लगी। अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा सारा बता रहा हूँ, डिसीजन आप लेना, इसमें करना किसी में करना आपकी मर्जी। मेरा सिर्फ ये बताने का तरीका, बताने का पर्पस है कि कैसे चूज कर सकते हो आप कोई स्टॉक। ठीक है, आप कहोगे आप तो कंफ्यूज कर रहे हो सर, अच्छा बुरा दोनों ही बता दे रहे हो। एक बात बताओ, तुम चुने भी, एक बात हम कहाँ बताए भैया, खुद चुनो, तुम्हारा पैसा है, तुम सोचो, हम क्या बताए एक बात है, हम नहीं बताने वाले। कल को कुछ बुरा हो गया हमें पकड़ोगे, आपने बोला था, हमने नहीं बोला था, हमने सिर्फ तरीका बता रहे हैं, समझे कि नहीं? ठीक है, तो ऐसे करके और नीचे चलते चले जाओ। अच्छा एक चीज और देखो, कैश फ्लो। कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए भैया, ये कहा जाता है। नेट कैश फ्लो पे अगर हम देखें तो 2020 में -0 कैसे होता है भैया? जीरो तो जीरो होता है, -0 कैसे होता है? खैर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, तो -0 क्या होता है। 2021 में 0% कैश फ्लो, 2022 में 2% बढ़ा तो अच्छा है, और 2030 में -3 चला गया और बुरा है। ठीक, रेशियो और शेयर होल्डिंग पैटर्न, हाँ फिर से आया ये यहां पर, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है। प्रमोटर का कितना, प्रमोटर का पार्ट कितना है भैया? मैं सितंबर 2022 में देखूं तो 9%, 9.29, दिसंबर 2022 में सेम था, मार्च 2023 में बढ़ा तो ये अच्छी बात मुझे दिखी, जून में 7.85, मतलब घट गया 1.5% के आसपास। ठीक है, लेकिन अच्छी बात भी मुझे इसमें एक दिखी, FII मतलब फॉरेन इन्वेस्टर, बाहर के जो इन्वेस्टर होते हैं, उन्होंने 15% स्टेक इसमें इन्वेस्ट किया, 15% स्टेक खरीद लिया, मतलब उतना पैसा इसमें उन्होंने, कंपनी ने डाला। मैंने देखा सितंबर 2022 में FII 1% पैसा इसमें डाला था, दिसंबर 2022 में भी एक रहा, मार्च में घट गया, लेकिन जून 2023 में मैं देख रहा हूं कि बढ़ा 15%। FII मतलब फॉरेन का इन्वेस्टर आकर के किसी पेनी स्टॉक में पैसा डालना, ये एक अच्छी बात मानी जाती है। लेकिन सिर्फ एक यही पहलू नहीं होता डिसीजन लेने के लिए, बाकी सब आपने देखा ना। DII मतलब डोमेस्टिक वाले इन्वेस्टर भैया कोई नहीं है। पब्लिक का पैसा 76% जो पैसा है पब्लिक का है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर हम जैसे लोगों ने आप इसमें डाल रखा है। अब मैं सितंबर से देखूं तो सितंबर में 89% पब्लिक का पैसा इसमें डाला हुआ था, दिसंबर 2022 में 89%, मार्च में पब्लिक का पैसा बढ़ा, जून में पब्लिक का पैसा घटा, लेकिन ये वाला स्टेक चला गया फॉरेन इन्वेस्टर के पास, मतलब पब्लिक का पैसा, पब्लिक का इन्वेस्टमेंट घटा लेकिन उनका पैसा बढ़ा, तो एक अच्छा पॉइंट है। ठीक है, अब आते हैं नीचे। हाँ एक चीज ये भी देख लो भैया, मीडिया में ना क्या खबर चल रही है उस कंपनी के बारे में, ये देखना बहुत जरूरी है। यहां पर अनाउंसमेंट आपको दिखता है कंपनी की तरफ से भी, कंपनी ने क्या अनाउंस करा और कंपनी के क्या नई चीजें अपडेट चल रही है, क्या मीडिया में खबर चल रहा है, आपको यहां से अपडेट मिलता है। तो ये वाला पार्ट भी खोल के जरूर देखना। अब हम आते हैं भैया, पहला वाला लिंक में क्लिक करता हूं, 15 जुलाई, ये डेट दिखा रहा है ना 15 जुलाई, तो 15 जुलाई के आसपास कुछ खबर आई, तो क्या है देख लेते हैं। ओके सो बड़ा पढ़ने लिखने वाला काम है, सीधा मुद्दे पर आ जाता हूं मैं। जो मैंने देखा तो मुझे समझ में आया, मैंने देखा ये वाला पॉइंट कि कंपनी हैज बैज फ्रेश ऑर्डर 200 मिलियन, कहने का मतलब 200 मिलियन का इनको फ्रेश ऑर्डर मिला है, 200 मिलियन रुपया का, तो ये एक अच्छी बात मुझे दिखी। ठीक है, वाइल द कंपनीज कंपाउंड केमिकल 30% ऑन ईयर बेसिस, 30% के आसपास इनका प्रॉफिट इन्होंने कंपाउंड करा दिया, मुझे अच्छी लगी। 3 साल के बाद कोविड-19 क्राइसिस होने के बाद इन्होंने अपनी ग्रोथ बढ़ाई है, तो मुझे ये ठीक लगा। ठीक है, अब यहाँ पर कौन है? विकास इकोटेक मैंने देखा कि न्यू दिल्ली बेस्ड कंपनी है भैया, और पॉलीमर और स्पेशल केमिकल में डील करती है, ये करती है। इसका एक यूएसपी मुझे समझ में आया, कि विकास इकोटेक इज द ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑर्गेनोटीन, ये हीट स्टेबलाइजर और विनाइल एप्लीकेशंस बनाते हैं इन इंडिया में सिर्फ यही है, कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, तो ये ओनली है, बाकी आप पढ़ सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव आप खूब निकालना किसी भी कंपनी का, सिर्फ इस कंपनी ने जिस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना उसका देख लेना। 1-2 हम वापस चले जाते हैं और 1-2 फैक्टर और निकालने की कोशिश करते हैं। अब हम एक ये वाला देख लेते हैं, हम डेप्थ रिडक्शन प्लान वाला। बाकी ये 2 जो ऊपर वाले हैं ये आप पढ़ना, इसमें मुझे कुछ खास इन्फॉर्मेशन मिली नहीं तो मैं खोल नहीं रहा। एक डेप्थ रिडक्शन वाला मुझे थोड़ा सा खास इन्फॉर्मेशन मिला तो मैं इसको खोल के दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है,
ये भैया ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि विकास इकोटेक लिमिटेड इज प्लीज टू अनाउंस दैट अ पार्ट डेप्थ रिडक्शन प्रोग्राम इट हैज फर्दर रीपेड 73 मिलियन रुपया इन्होंने बैंक को पे किया है, रीपे किया है, मतलब अपना कर्जा 73 मिलियन कम किया है। तो ये मुझे एक ठीक पार्ट लगा। ठीक है, तो इस तरीके से करके आप किसी भी कंपनी का आड़ा टेढ़ा ऊपर नीचा सब कुछ देख सकते हैं। मैं फिर से मेंशन कर दूं कि विकास इकोटेक मेरे चाचा की कंपनी नहीं है, हमारा बहुत प्रेम नहीं है इससे। हमने किस तरीके से एनालाइज किया, हालांकि जब मैं एनालाइज कर रहा था तो मैंने बहुत सारे और भी पॉइंट देखे, बहुत छोटे छोटे, लेकिन उतना डिटेल में जाऊंगा तो बहुत टेक्निकल हो जाएगा वो। तो आज के सेशन का मुझे इरादा नहीं है कि बहुत टेक्निकल मैं बनाऊं। बहुत टेक्निकल अगर आप चाहते हो कि एकदम इन डेप्थ टेक्निकल, इन डेप्थ फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा दूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, वो मैं बताऊंगा। एक बार फिर से डिस्क्लेमर दे दूं भैया कि कोई भी पेनी स्टॉक 10 में से 9 डूबता है, बर्बाद होता है। 1 का 2, 2 का 3 हो सकता है, लेकिन उसके बाद 0 होता है। तो पेनी स्टॉक में जब भी जाओ तो उतना ही पैसा डालना जितना आप खो दो तो आपको गम ना हो, मतलब गिर जाए जेब से तो पता ना चले, तो कोई दिक्कत नहीं, गिर गया उतना ही। और जाओ भी तो पूड़ी नहीं, पूड़ी सब्जी कहाँ से आ गया भैया, भूख लगी है क्या, लग रहा है, चलो मारो गोली। तो अपना पूरा डिटेल एनालिसिस के साथ करके जाइएगा। ठीक है, तो ये थी पेनी स्टॉक की कहानी। और कुछ कंसर्न रह गया हो पेनी स्टॉक के बारे में मुझे डिटेल में बताइए। डिटेल में मत बताइए, डिटेल में तो हम बताएंगे, हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए कुछ कंसर्न रह गया हो तो। बाकी ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी आपको कैसी लगी, मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया इसके सेशन में, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि मज़ा आ गया इसके सेशन में, मज़ा आ गया, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अरे बताइए भैया, आपके कमेंट हम पढ़ रहे हैं, अभी कभी पढ़ रहे हैं, बताओ।